गुज़िश्ता माह चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का एक इंटरव्यू सामने आया। इस इंटरव्यू में जहां दीगर मामलात का जिक्र था, वहीं अपोजिशन और हुकूमती जमात के अराकीन के केसेस पर भी बात की गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि चेयरमैन नैब ने इस इंटरव्यू में केसेस से मुतालिक जो कुछ कहा वो एक एक करके दुरुस्त साबित हो रहा है। इस इंटरव्यू के हवाले से वो तरदीद भी करते रहे, तहकीकात भी कोई नहीं हुई, सहाफ़ी अपने इंटरव्यू पर कायम रहे और जो इंटरव्यू में था अब एक एक करके वो बातें सही साबित हो रही हैं। चेयरमैन नैब ने अपने इंटरव्यू में हमजा शहबाज और आसिफ जरदारी से मुताल्लिक कहा कि जमानत मनसूख होते ही वो गिरफ्तार होंगे, जल्द गिरफ्तार होंगे। ऐसा ही हुआ, दोनों की हाई कोर्ट से जमानत मनसूख हुई और वो गिरफ्तार हो गए हैं। इसी तरह फरियाल तालपुर से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि खातून होने की वजह से उन्हें शायद रियायत मिल जाए, तो फरियाल तालपुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्हें घर में ही नज़रबंद किया गया है, तो ये रियायत उन्हें ज़रूर मिल गई है। साथ ही उन्होंने हुकूमती इत्तेहादियों के हवाले से कहा था कि हुकूमत का बहुत ज़्यादा दबाव है कि हुकूमती इत्तेहादियों को ना छेड़ा जाए, मगर हम हुकूमत के दबाव की वजह से नहीं, मगर मुल्क के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक हुकूमती इत्तेहादियों में से कोई गिरफ्तार भी नहीं हुआ। इसके अलावा चेयरमैन नैब ने हुकूमत से मुतालिक मजीद कहा था कि हुकूमत उनसे नाखुश है और हुकूमत चाहती है कि इमरान खान का हेलीकॉप्टर केस बंद हो जाए। बाबर एवान का रेफरेंस, अलीम खान और फिरदौस आशिक एवान के खिलाफ तफ्तीश और सबसे बढ़कर परवेज खटक के खिलाफ मालम जब्बा की गैर कानूनी लीज की इंक्वायरी रुक जाए। अब अहम बात यह है कि हुक्मरान जमात के अराकीन के इन केसेस में से आज एक अहम फैसला आ गया है। परवेज खटक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वज़ीर आज़म इमरान खान के साबिक मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर एवान को उस केस में बरियत मिल गई है, जिसकी वजह से उन्हें वजारत संभालने के 2 हफ्ते बाद ही इस्तीफा देना पड़ा था। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने नंदीपुर प्रोजेक्ट में ताखीर के केस में बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए बाबर एवान और जस्टिस रिटायर्ड रियाज कियानी की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ समेत 3 मुल्जिमान की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। राजा परवेज अशरफ पर भी बतौर वजीर पानी और बिजली नंदीपुर प्रोजेक्ट में ताखीर की वजह से कौमी खजाने को 27 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। यही इल्ज़ाम बाबर एवान पर भी था। इस बारे में तफसीली फैसला भी जारी नहीं किया गया, जिसके सामने आने के बाद ही बाबर एवान की दरख्वास्त मंजूर होने और राजा परवेज अशरफ की दरख्वास्त मुस्तरद होने की वजूहात सामने आएंगी। ताहम इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक के सवालों के जवाब में नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल अहम थे। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल देते हुए कहा था कि किसी भी मुल्जिम के खिलाफ करप्शन और रिश्वत लेने का इल्ज़ाम नहीं है, अलबत्ता मुल्जिमान पर बददियानती का इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म और काबीना के अहकामात के बावजूद प्रोजेक्ट में ताख़ीर की गई। प्रोजेक्ट में ताख़ीर से 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ये अहम बात है कि वो केस जिसकी कई साल तक तहकीकात हुई, कमीशन बना, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर नैब के पास आया, लेकिन नैब मुल्जिमान के मरकजी मुल्जिमान में से 2 की बरियत नहीं रुकवा सकी और अपना केस साबित नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने नंदीपुर केस में बाबर एवान की बरियत पर तबसरा करते हुए कहा कि इस केस में राजा परवेज अशरफ को इंसाफ नहीं मिला। नंदीपुर केस का एक डिसीजन आया, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को तो रिलीफ मिला, लेकिन बाकी सब को सज़ा मिला। और फ़र्क क्या है कि बाकी सब पीटीआई में नहीं हैं और सबका लॉ एंड जस्टिस जो है वज़ीर वो पीटीआई में है। कि एक वाज़ेह पैगाम है हर इदारा की तरफ से, हर इस मुल्क में हुकूमत की तरफ से कि या पीटीआई में या तरीके इंसाफ में आए या जेल जाए। अब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, क्योंकि जिस वक्त ये केस बना उस वक्त बाबर एवान भी और राजा परवेज अशरफ भी पीपल्स पार्टी में थे। फिर बाबर एवान तहरीक इंसाफ में आ गए, आज बरी हो गए। राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी में ही हैं, आज उनकी बरियत नहीं हुई। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बाबर एवान को टेलीफोन करके बरी होने पर मुबारकबाद दी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए ये बड़ा फैसला है, लेकिन चेयरमैन नैब के इंटरव्यू के बाद से इस फैसले की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि इस इंटरव्यू के 1 हफ्ते बाद ही चेयरमैन नैब की एक खातून के साथ मुबैना ऑडियो और वीडियो सामने आई और जिस चैनल ने ये मुबैना वीडियो और ऑडियो नशर की उसके मालिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर थे, जिन्हें बाद में ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन अपोजिशन समझती है कि ये मुबैना वीडियो हुकूमत की तरफ से चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने और दबाव में लाने का हरबा थी, जबकि हुकूमत ने यह इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगाया और केसेस खत्म करने का हथकंडा करार दिया। लेकिन नैब ने इस मामले को हक़ाइक़ के मुनाफी और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा करार दिया। लेकिन इस बारे में ना तो अपोजिशन के मुतालबे पर पार्लिमानी कमीशन बना, ना ही नैब की तरफ से जिम्मेदारों के तयन के लिए तहकीकात का कोई हुक्म सामने आया।
ना ही हुकूमत ने कोई तहकीकात का मुतालबा किया। तो वो मुबैना वीडियो आज तक मुबैना वीडियो है, उसकी किसी ने तहकीकात नहीं की, मगर अपोजिशन कह रही है कि अब चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर रही है हुकूमत अपने हक में और मुखालिफिन के खिलाफ फैसले लेने के लिए। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल के दौरान बाबर एवान की बरियत का फैसला आया है। नंदीपुर प्रोजेक्ट में ताखिर का इल्ज़ाम गुज़िश्ता 8 साल से बाबर एवान का पीछा कर रहा था। ये मामला 2007 में उस वक्त शुरू हुआ जब इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2007 में नंदीपुर मंसूबे की मंजूरी दी और जनवरी 2008 में 23 अरब रुपए की लागत के मंसूबे का बाकायदा ठेका चीनी कंपनी को दिया गया और मंसूबा अप्रैल 2011 में मुकम्मल करने का हदफ दिया गया, मगर 3 साल तक मंसूबा शुरू ही नहीं हो सका। गैर जरूरी ताखीर की वजह से चीनी कंपनी ने मुआहिदा मनसूख कर दिया। ताखीर की वजह इस दौर के वजारत कानून को करार दिया गया और उस वक्त वजारत कानून बाबर एवान के पास थी। इस मंसूबे की मंजूरी का मामला 2009 में वजारत कानून में गया था। वजारत कानून मंजूरी देने के बजाय मामले को टालती रही। 2 साल तक वजारत पानी और बिजली वजारत कानून से इजाज़त तलब करती रही, मगर वजारत कानून ने इजाज़त नहीं दी और मनसूबा शुरू नहीं हो सका। और इस दौरान कराची पोर्ट पर मंसूबे की मशीनरी पड़ी खराब होती रही, मंसूबे की मालियत बढ़ती गई। इसकी जिम्मेदारी बाबर एवान की वजारत कानून पर आयद की गई, क्योंकि वजारत कानून की तरफ से कानूनी राय ना देने की वजह से मंसूबे को 27 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 20 अरब रुपए का फर्क तो PC1 और नजरसानी शुदा PC1 में आया, क्योंकि इस दौरान न सिर्फ मालियत बढ़ी बल्कि एक्सचेंज रेट भी बढ़ गया। 4 अरब 36 करोड़ रुपए चीनी कंपनी को मशीनरी की मरम्मत और जगह से हटाने के लिए देने पड़े और 2 अरब रुपए से जायद रकम कर्जों पर मार्कअप की मद में देनी पड़ी। 2011 में नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ये केस लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का खुद नोटिस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नंदीपुर मंसूबे की ताखीर के जिम्मेदारों के तयन के लिए अदालती कमीशन कायम किया, जिसकी सरबराही जस्टिस रिटायर्ड रहमत हुसैन जाफरी ने की। इस कमीशन ने वजारत कानून, इंसाफ और पार्लिमानी उमूर के हुकाम की इस मंसूबे की ताखीर का जिम्मेदार करार दिया उनको और अदालती कमीशन के मुताबिक वजारत कानून ने इस फाइल को रोके रखा जिसमें मशीनरी की दरामद की इजाजत तलब की गई थी। रहमत हुसैन जाफरी कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक के बाद ये मामला नैब के पास चला गया, जिसने जनवरी 2018 में बाबर एवान के खिलाफ इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील कर दिया। फिर इन्वेस्टिगेशन के बाद नैब ने बाकायदा रेफरेंस दायर कर दिया। बाबर एवान और राजा परवेज अशरफ समेत दीगर मुल्जिमान से मुताल्लिक जारी किए गए नैब के एलामिये में कहा गया कि नंदीपुर प्रोजेक्ट में ताखीर पर बतौर साबिक वजीर कानून और इंसाफ बाबर एवान पर रेफरेंस दायर किया गया है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ को बतौर साबिक वजीर पानी बिजली भी बाबर एवान के साथ रेफरेंस में नामजद किया गया है, यानी 7 नामजद थे, आज बरी नहीं हो सके। मरकजी जो नामजदगी थी बाबर एवान साहब की वो आज बरी हो गए। नैब ने 4 सितंबर 2018 को बाबर एवान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। इसी दिन बाबर एवान ने वजीर आजम के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। बाबर एवान ने वजीर आजम इमरान खान के मुशीर के ओहदे से इस्तीफा देकर एहतसाब अदालत में अपना केस खुद लड़ने का फैसला किया। इस केस में अहम बात बाबर एवान के यू टर्न और जारहाना रवैया भी रहा, जो उन्होंने गुज़िश्ता साल सितंबर में अपने खिलाफ नैब रेफरेंस दायर होने के बाद इख्तियार किया। अब दिलचस्प बात यह है कि बाबर एवान की जिस बरियत की दरख्वास्त पर आज उनके हक में फैसला आया है, ये दरख्वास्त वो इससे पहले 8 मार्च को वापस ले चुके थे और उस वक्त उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि ऐसा वो अपनी वालदा के कहने पर कर रहे हैं। मेरे अम्मा जी वो इज़ 95 अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने कहा कि बेटा जो कानून है उसकी बालादस्ती तुम वकील हो, उसको हम तस्लीम करते हैं। वुमेंस डे के ऊपर जो मेरी ज़िंदगी में वो हस्ती जो मुझे इस वजूद हस्ती में लाई, उनके कहने के मुताबिक आज मैंने अमल किया। मगर ताहम 19 अप्रैल को बाबर एवान ने एक बार फिर बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी, जिस पर आज उनके हक में फैसला आ गया है। इसके अलावा एहतसाब अदालत में नंदीपुर रेफरेंस की समातों के दौरान बाबर एवान का रवैया जारहाना रहा। हर समात पर 30 से 35 के साथ पेश होते रहे। उनके जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही नाश्ते का भी एहतमाम करते थे। यहाँ तक कि आज की समात में भी वकला के लिए नाश्ते का एहतमाम किया गया था, जबकि दौरान समात उनकी नैब प्रोसिक्यूटर और इस्तगासा के गवाह के साथ गर्मा गर्मी भी होती रही। बहरहाल इस तमाम सूरत हाल में बाबर एवान को बरियत मिल गई है, मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि नैब ने अगर अदालत के कहने पर भी बनाया तो ये केस आगे परसू नहीं कर सके। तो इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं कि करप्शन तो नहीं की है मगर मामले को इल्तवा में डाल दिया, उससे नैब की अपनी साख पर कितना असर पड़ता है। हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। इरफान कादिर साहब बहुत शुक्रिया। आप समझते हैं कि ज़ाहिर है जब नैब के प्रोसिक्यूटर खुद कह रहे हो तो फिर जज के पास ऑप्शन क्या रह जाता है सिवाय बरियत के? ये इस किस्म के केसेस पर सवाल उठाता है या अपोजिशन का एतराज़ दुरुस्त है कि राजा परवेज अशरफ साहब के खिलाफ कुछ किया को बरियत नहीं दी और बाबर एवान साहब को दे दी, ये हुकूमत इस्तेमाल कर रही है नैब को? देखें, ये जो रेफरेंसेस बनाए जाते हैं, बहुत सारे तो रेफरेंसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत भी बनाए गए यहाँ पे, और वो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की जो थी वो नैब को ऑर्डर इशू कर रही थी। और मुझे अभी भी याद है कि चेयरमैन नैब जो थे, शुरू में जब ये मामले उठे
तो उन्होंने सदर पाकिस्तान को चिट्ठी लिख दी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मेरे काम में इंटरफियर करेंगे इस तरह से तो मैं इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर सकूँगा। बहरहाल ये जो रेफरेंसेस हैं फिर ये वक्त के साथ साथ बने और इस तरह के रेफरेंसेस में जहाँ पे कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है इसमें, उसमें आप किसी के बारे में भी अगर ये रेफरेंस बना दें तो इमीडिएटली उस पर फैसला तो होता नहीं है, अदालतों में ये मामले पेंडिंग रहते हैं और इससे एक इस तरह का तासुर मिलता है जैसे कि पाकिस्तान की जो सियासत है उसको रेगुलेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें ना किकबैक्स मिलती हैं ना करप्शन का कोई आंसर सामने आता है और सिर्फ ये होता है कि जी ये जो डिसीजन मेकिंग है गालिबन ये सही नहीं है या ये जो नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट है ये इतने सालों में शुरू क्यों नहीं हो सका, वो ब्लेम जो है वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ टीयर्स एक दूसरे को देते हैं। मसलन एक और भी चीज़ शुरू हो गई आपके जो महकमों को कॉन्ट्रैक्ट्स जो देते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग उसमें होनी चाहिए, उसमें वो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी को इन्वॉल्व कर लिया जाता है, फिर वो कहते हैं लॉ मिनिस्ट्री से ओपिनियन ले ले। मतलब ये है कि कोई शख्स भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता और जब वो इतने सारे मुख्तलिफ फॉर्मेलिटीज़ तय करती हैं उसमें डिले अलहदा होता है और उसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो डिले होती है, उससे नुकसान होता है। आज पाकिस्तान में जो इनिशिएटिव है इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स का कि गवर्नमेंट उसमें कोई ठेके दे या जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं वो करे, ये पावर प्रोजेक्ट्स लगाए, वो सारे फिर वो कटाई में पड़ जाते हैं और बहुत सारे जो पहले भी इसी तरह जो हुए जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए उन पे भी केसेस बन गए और उनको रोक दिया गया। तो गवर्नमेंट को तो चोक कर दिया है इस किस्म के एहतसाब ने और मेरा ख्याल है कि ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें कि तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो लेजिस्लेचर है उसको सोचना चाहिए और ये इस तरह के जो केसेस बनाए जा रहे हैं एहतसाब के नाम पे ये होने ही नहीं चाहिए और मैं समझता हूँ कि जब तक के इस तरफ पेशरफ्त नहीं होगी ये मुल्क जो है वो तरक्की की मंजिलें तय नहीं कर सकते। शुक्रिया इरफान काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नैब की तरफ से केसेस बनना या फिर अदालतों के हुक्म पर जो नैब ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर केसेस बनाए हैं उस पर सवाल उठा रहे थे। अब देखते हैं कि तफसीली फैसला आने में बाबर ऐवान की बरियत की क्या वजह है और राजा परवेज़ अशरफ के बरी ना होने की क्या वजह है जो कि अदालत ने बताई है।